Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप। मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। 25 जनवरी 1990 25 जनवरी का दिन था जब सुबह सुबह श्रीनगर के रावलपोरा एरिया में हमारे भारतीय वायुसेना के इंडियन एयरफोर्स के 40 जवान अपनी अगली पोस्टिंग पर जाने के लिए खड़े हुए थे। ये जवान जहाँ खड़े थे उस जगह को कहते थे सनत नगर रावलपुरा रोड। इस रोड पर इनकी बस आने वाली थी थोड़ी देर में। सारे जवान आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों के अंदर वहाँ पर एक बाइक आती है। उस बाइक पर 3 लड़के सवार थे, तीनों ने फेरन पहनी हुई थी। अचानक से कुछ ही पल के अंदर जवानों के सामने वो बाइक आके खड़ी होती है। ये जो 3 लड़के थे अपना फेरन उठाते हैं, उसके अंदर से AK-47 निकालते हैं और अंधाधुंध फायरिंग जो थी हमारे उन 40 जवानों पर भारतीय वायुसेना की जाती है। कुछ ही देर में आलम यह था कि IAF के स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना समेत 4 हमारे इंडियन एयरफोर्स के जवान ऑफिसर्स वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। उनके साथ ही साथ 12 और जवान ऐसे थे जो कि सीवियरली इंजर्ड थे और उनके साथ में कई सिविलियंस थे जिनको गोली लगी थी। 7 महीने तक करीबन इस पूरे ये जो अटैक हुआ हमारी IAF के ऊपर, उसकी इन्वेस्टिगेशन चलती है और 7 महीने के बाद 31 अगस्त 1990 को CBI ने अपनी जम्मू कश्मीर की टाडा कोर्ट में पहली चार्जशीट फाइल की। इस चार्जशीट में बताया गया कि इस अटैक से महज कुछ महीने पहले 1989 नवंबर-दिसंबर के महीने में JKLF के जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कमांडर शौकत अहमद बख्शी ने पाकिस्तान में बैठे JKLF के जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के फाउंडर अमनतुल्लाह खान के साथ में एक मीटिंग की और उस मीटिंग में श्रीनगर के अंदर भारतीय सेना के जितने फौजी हैं, जो भी IAF के ऑफिसर्स हैं, इन सब पर अटैक करने का एक जो प्लान था, इसकी कॉन्स्पिरेसी जो थी उसको रचा गया था। यहीं से ये प्लान बनता है और इसी के तहत 3 लड़कों को रिक्रूट किया जाता है। बाइक दी जाती है, उन्हें AK-47 AK-47 दी जाती है और उसके बाद इन्हें अटैक करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन इन तीनों में जो मेन लीडर था, जिसने सबसे पहली गोली चलाई, जिसे मेन शूटर कहा गया, उसका नाम था यासीन मलिक। यासीन मलिक ये वो नाम है जो आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा या फिर इस चेहरे को, इस तस्वीर को ज़रूर देखा होगा। चाहे रुबैया सईद किडनैपिंग केस हो या फिर इंडियन एयरफोर्स के हमारे ऑफिसर्स के ऊपर किया हुआ वो अटैक, या फिर कश्मीर इंसर्जेंसी का वो पहला बम धमाका हो, या फिर लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद के हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर के साथ में करीबी संबंध, इन सारे ही केसेस में, इन सारे ही जितनी चीज़ें हैं, इन सब में यासीन मलिक का नाम सबसे पहले उभर कर सामने आता है। तो आखिर यासीन मलिक की हकीकत क्या है, इसकी असलियत क्या है, ये आज आपको बताने वाले हैं। कैसे 14 साल की, महज मात्र 14 साल की उम्र में भारत विरोधी एक पार्टी बना लेने वाला यासीन मलिक JKLF का आगे जाके चीफ बन जाता है। कैसे इसे फाइनली पकड़ा गया था, एक समय पर हाजी ग्रुप का लीडर जिसने जम्मू कश्मीर वैली में कत्लेआम किया, कैसे अचानक खुद को गांधीवादी कहने लगता है, और आज जब यासीन मलिक तिहाड़ जेल में अपनी उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, तो ऐसी क्या बात है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से NIA लगातार अपील कर रही है कि यासीन को सजाए मौत देनी चाहिए। तो डिटेल में आपको बताने वाले हैं आज इस वीडियो में। पूरा डिटेल एपिसोड होगा ये यासीन मलिक के ऊपर। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सर्कल में, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और साथ ही साथ जय हिंद जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको स्टडी IQ के सारे कोर्सेज मिलेंगे, आपको लिंक्स वहाँ पर मिलेंगी। आप भली बात ही जानते हैं कौन सा कोर्स आपको परचेज करना है, परचेज करिए। परचेज करते टाइम पे जो आपका एक बड़ा डिस्काउंट आप अगर चाहते हैं तो VJ Live, ये जो स्क्रीन पर आपको कोड दिख रहा है, आपको लगाना है। अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो शुरुआत होती है 1966 से। 3 अप्रैल का दिन था जब श्रीनगर के मैसूमा एरिया के अंदर यासीन मलिक का जन्म होता है। ये जन्म इसका जब हुआ था, पिता का नाम था मोहम्मद गुलाम कादिर मलिक। एक आम कश्मीरी परिवार था, मिडिल क्लास बैकग्राउंड था। पिता ने चाहा था कि यासीन अच्छी शिक्षा करे, पढ़ाई अच्छी करे, लेकिन बचपन से ही देखा गया कि यासीन का जो इंटरेस्ट था, उसने मोहल्लों में अपने जो आसपास एरिया में जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस और कई सारे ऐसे प्रोटेस्टर्स होते थे या फिर कई ऐसे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस लोग होते थे जो ब्रेन वॉश किया करते थे एरिया में आके लोगों को, तो यहाँ से ही यासीन मलिक भी ब्रेन वॉश बचपन से ही होने लगा था। एक तरह से उसकी जो भारत विरोधी मानसिकता थी वो भी यहाँ से डेवलप होने लगती है बचपन से ही। साल 1980 आता है। 1980 के आसपास करीबन यासीन की महज 14 साल की उम्र थी। आप सोचिए 14 साल की उम्र का एक लड़का, कितना उसकी कम उम्र होती है किसी भी ऐसी चीज़ में जाने की। लेकिन यहाँ यासीन मलिक एक अपना सीक्रेट ग्रुप बनाता है 14 साल की उम्र में। इसने एक अपना सीक्रेट ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया ताला पार्टी।
ताला पार्टी ये जो ग्रुप था वो दरअसल एक अंडरग्राउंड छोटा सा एक सीक्रेट कुछ लड़कों को साथ में लेकर इसने अपना ग्रुप बनाया, जिसके तहत ये क्या करते थे कि जो भी एंटी इंडिया पोस्टर्स थे उन्हें बनाया करते थे। एंटी इंडिया जो नारे हैं पेपरों पर वो लिखा करते थे, दीवारों पर जाके पेंट करके नारे लिख दिया करते थे। जितनी भी भारत विरोधी बातें हैं, इस तरह के पैम्पलेट्स हैं, सेपरेटिस्ट जो नारे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कश्मीर की गलियों में यासीन मलिक और इसके ताला पार्टी के जितने भी लड़के हुआ करते थे उसके साथ इन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। कई सारे पैम्पलेट बना बना कर डिस्ट्रीब्यूट भी किया करते थे घरों में। तो ये भी इस पूरी पार्टी का काम था, ताला पार्टी का। धीरे धीरे करके देखा ये गया कि ताला पार्टी अचानक से एक समय पर आते आते एक ऐसा यूथ हब बन गई जिसमें कई कश्मीर के आसपास के जो लड़के थे इस एरिया के, मैसूमा एरिया के, वो यासीन मलिक के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और आए दिन ये लोग कश्मीर की सड़कों पर आज़ादी के स्लोगन्स लगाना, पॉलिटिकल डिस्कशंस में भारत विरोधी सारी बातें करना, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने शुरू कर दिया था। एक तरह से स्ट्रीट लेवल जो रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ से ताला पार्टी शुरू कर चुकी थी। 3 साल करीबन यहाँ से निकलते हैं, 1983 आता है। 83 तक यासीन मलिक की, अब क्योंकि उम्र जो आप देखिए ऑलमोस्ट 17 साल के आसपास की इसकी उम्र हो चुकी थी। ताला पार्टी का ये जो साल 83 आया तो इस बीच में एक बहुत एग्रेसिव एक्शन जो था वो देखने को मिलता है। ये वही साल था 1983, आप सभी जानते हैं कि भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। पहली दफ़ा भारत ने वर्ल्ड कप जीता। पूरे देश और दुनिया भर में भारत की पूछ परख हो रही थी। भारत के अंदर वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का आदर सम्मान होता था। कैप्टन जो थे कपिल देव, उनका बहुत ज़्यादा आदर था। इसी पूरे माहौल के तहत वर्ल्ड कप जीतने के कुछ ही महीनों के बाद में कश्मीर के अंदर पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच रखा जाता है। ये कश्मीर का एक तरह से डेब्यू था। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है उसका डेब्यू था। तो ये जो कश्मीर का स्टेडियम था श्रीनगर में, शेर कश्मीर स्टेडियम में इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का एक मैच जो था उसको रखा जाता है 13 अक्टूबर 1983 को। अब ये मैच जो था अगर अच्छे से हो जाता तो कश्मीर की जो छवि है वो दुनिया के सामने भी एक उभर कर आती कि भाई कश्मीर में एक इंटरनेशनल जो मैच था उसको सक्सेसफुली करा लिया गया है। ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई और कश्मीर के अंदर बैठे हुए इस तरह के जो सेपरेटिस्ट लोग हैं वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि दुनिया के सामने उभर कर आए कि कश्मीर में हालात जो है वो नॉर्मल है। इस वजह से यहाँ इस क्रिकेट मैच में भी बहुत एक बड़ा वायलेंट एक्शन हुआ। होता क्या है कि ये पहला क्योंकि मैच था, मैच जब शुरू हुआ तो हालांकि भारत और वेस्ट इंडीज़ का मैच था। भारत वर्ल्ड कप जीता था तो भारत के जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए थे, लेकिन अचानक से मैच के बीच में आवाज़ें आने लगती हैं स्टेडियम से, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे लोग। कई सारे ऐसे यूथ को यहाँ देखा गया, कई लड़कों को देखा गया जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। कपिल देव के अगेंस्ट में कई सारे बड़े नारे लगाए जाते हैं। और अचानक से ये देखा गया कि कुछ लड़के जाते हैं फील्ड पर, अचानक हमला करते हैं और बीच मैच के अंदर चलते हुए ही, पहली इनिंग खत्म ही हुई थी, पहली इनिंग्स के खत्म होने तक जो पिच थी, पिच को जाके खोद देते हैं। पिच खोदना शुरू करते हैं, यहाँ से वहाँ नारे लग रहे थे। कपिल देव के ऊपर बॉटल फेंकने की भी एक वारदात थी, वो भी यहाँ सामने आती है। ये सारी चीज़ें यहाँ होती हैं और इसको करने वाले जो लोग थे, सामने ये आया रिपोर्ट्स में कि वो लोग ताला पार्टी से एसोसिएटेड थे। यासीन मलिक की ताला पार्टी, इसके अलावा जो और सेपरेटिस्ट यूथ लीडर्स थे, ये सभी इनके यहाँ पे नाम सामने आते हैं। एक इस तरह का सिचुएशन इन लोगों ने यहाँ पे खड़ी कर दी थी कि ये साफ मैसेज जाए कि कश्मीर में आप कुछ भी इस तरह की एक नॉर्मल जो चीज़ है वो नहीं करा सकते हैं। यहाँ भी यासीन मलिक का आप देखिए कि नाम सामने आता है। इसके बाद महज 4 महीने बीते और 4 महीने के बाद ही एक और बड़ा इंसिडेंट होता है 11 फरवरी 1984 को। दरअसल इस दिन तिहाड़ जेल में, राजधानी दिल्ली में, जो JKLF का, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एक और फाउंडिंग मेंबर था मकबूल भट्ट को फांसी दी गई थी। और इस फांसी के तुरंत बाद ही इसका जो असर था वो सीधा कश्मीर में देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे यासीन मलिक ने, इसकी ताला पार्टी ने, इसके साथ के जितने भी लड़के इसके रहते थे, सेपरेटिस्ट लीडर्स थे साथ में, इसके पूरे ग्रुप ने यासीन मलिक के कश्मीर घाटी के अंदर अलग अलग जगह पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। ये लोग यहाँ पे जो प्रोटेस्ट थे उनको इन्होंने अपने वायलेंट बना दिया कि मकबूल भट्ट को आखिर फांसी क्यों दी गई। इस बात पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बंद का ऐलान कर दिया गया, कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया और ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहा था यासीन मलिक। महज आप सोचिए इस समय की उम्र क्या थी, 17 और 18 साल के बीच। यासीन मलिक ने ये सारी चीज़ें करनी शुरू की, ताला पार्टी ने ये सब चीज़ें की, तो यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़र पड़ती है इस बहुत ही छोटे स्टूडेंट नेटवर्क पर कि सारे के सारे ये छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, कोई 1-2 कॉलेज में भी आ चुके हैं और इनका ये पूरा नेटवर्क है वो, जो कि बहुत तेज़ी से
आगे बढ़ रहा है, पत्थरबाजी के अंदर भी इन्वॉल्व हो रहा है। एंटी इंडिया जितनी एक्टिविटीज़ थी, ये सारी चीज़ें लगातार ताला पार्टी और यासीन मलिक कर रहे थे, और इसी की वजह से इस पत्थरबाजी के बाद ही यासीन मलिक को, ये सामने रिपोर्ट्स में आता है कि करीबन 4 महीने के लिए जेल में डाला गया। यासीन मलिक और उसके कुछ 5-6 ऐसे साथी थे जिनको जेल में डाला जाता है, लेकिन 4 महीने की जेल जो थी उसने यासीन मलिक की जो रेडिकल सोच थी उसे डाइल्यूट करने की बजाय और ज़्यादा हार्ड कर दिया। अब वो बहुत ही उग्र तरीके से सोचने लगा था, वॉयलेंट तरीके से भारत विरोधी चीज़ें करता था, और गतिविधियाँ ये जो थी उसकी बढ़ने वाली थी। 4 महीने के बाद जैसे ही छूटा यासीन मलिक जेल से, इसके बाद बताते हैं साल 1986 में ही, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद ही इसने यहाँ से ताला पार्टी जो थी उसका नाम चेंज किया। अब यह नाम चेंज करके बनाया जाता है इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग, ISL। ताला पार्टी का ISL नाम रखने के बाद यासीन मलिक खुद इसका जनरल सेक्रेटरी बन जाता है। जनरल सेक्रेटरी बना। अब यहाँ ये जो ट्रांजिशन इन लोगों ने किया था वो इसलिए किया था जिससे कि एक अंडरग्राउंड सर्कल से अब ये एक प्रॉपर एक फॉर्मल पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। आगे जाके ये लोग पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में भी आना चाह रहे थे, तो इस वजह से ये जो एक कवर था वो मिला एक स्टूडेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का ताला पार्टी को। अब ये ISL बन चुकी थी, यासीन मलिक जनरल सेक्रेटरी बन चुका था एक ऐसी पूरी पार्टी का। खैर, अब अगला साल आता है 1987 में जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होते हैं। अब ये जो इलेक्शंस थे, क्योंकि आप देखें 1 ही साल पहले ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाई गई है यासीन मलिक के द्वारा, उसको थोड़ा सा पॉलिटिकल शिफ्ट देने का प्लान किया गया है। यहाँ ये जो इलेक्शंस हुए, इसमें जो ISL थी, इस्लामिक स्टूडेंट लीग, इसका ग्राउंड पर बहुत बड़ा एक रोल देखने को मिलता है। ये किस तरह से हुआ कि दरअसल इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने अपना अलायंस बनाया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस था, इसके खिलाफ जो पूरा मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट था, MUF, ये इलेक्शन लड़ने के लिए सामने आ गए थे। अब ISL जो थी वो खुद यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, वो खुद यहाँ पे जो बैलेट प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाली थी, क्योंकि एक तरह से जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो भारत के किसी भी इस तरह के जो इलेक्शन प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रोसेस है, उनको नहीं मानते। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ खुद अपना जो चुनाव था वो नहीं लड़ा, लेकिन MUF को और साथ ही साथ जो जमात इस्लामी पार्टी थी, इसके कैंडिडेट को, इसका कैंडिडेट था उस समय पर यूसुफ शाह, इसे सपोर्ट करना जारी रखा। ISL पूरी तरह से यासीन मलिक के साथ के जितने भी रेडिकलाइज यंगस्टर्स थे, ये सभी स्ट्रीट मोबिलाइजेशन में जो कैंपेनिंग थी उसमें, पॉलिटिकल कैंपेन में लग जाते हैं MUF कैंडिडेट की। इसके अलावा बूथ मैनेजमेंट पूरा का पूरा यासीन मलिक ही संभाल रहा था, और खासकर ये लोग ये सारा काम कर रहे थे अमीरा कदल सीट पर। अमीरा कदल ही वो सीट थी जहाँ से मोहम्मद यूसुफ शाह खड़ा हुआ था जमात इस्लामी की तरफ से, और यही मोहम्मद यूसुफ शाह है। अगर आप लोगों को ना पता हो तो अब शायद आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा। मोहम्मद यूसुफ शाह दरअसल असल नाम है उसका सैयद सलाउद्दीन, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है। यही मोहम्मद यूसुफ शाह था जिसने बाद में हिजबुल मुजाहिदीन बनाया और सैयद सलाउद्दीन बना। तो यही सैयद सलाउद्दीन था जो कि अमीरा कदल सीट से खड़ा हुआ था इलेक्शन लड़ने के लिए, और इसकी पूरी की पूरी जो इलेक्शन कैंपेनिंग थी, मैनेजमेंट था, बूथ मैनेजमेंट था, वो सब कर रहा था यासीन मलिक और उसकी ISL। खैर, वोटिंग होती है यहाँ पे इस चुनाव में 1987 में जम्मू कश्मीर के अंदर। वोटिंग के दौरान ये देखा जा रहा था, जो रिपोर्ट भी सामने आती है, कि यूसुफ शाह यानी सैयद सलाउद्दीन जो था वो क्लियर मेजोरिटी से जीतता हुआ दिख रहा था, इनफैक्ट लीड में दिख रहा था। लेकिन फाइनल रिजल्ट जब आया तो देखा यह गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस था कांग्रेस के साथ में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो गुलाम मोहिउद्दीन शाह थे वो ये सीट से, अमीरा कदल सीट से चुनाव जीत जाते हैं। अब जैसे ये सडन शिफ्ट आया रिजल्ट में, तो यहाँ से जितने भी ISL के, इस्लामिक स्टूडेंट लीग के जो भी सपोर्टर्स थे, लीडर्स थे, खुद यासीन मलिक और जो चुनाव आदमी लड़ रहा था खुद, जो कि सैयद सलाउद्दीन था, मोहम्मद यूसुफ शाह, ये लोग अचानक से प्रोटेस्ट करने लगते हैं और वो प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाते हैं। और इसी के तहत यासीन मलिक को और सैयद सलाउद्दीन यानी यूसुफ शाह को हंगामा करने के लिए, चुनाव के बाद माहौल ख़राब करने के लिए जेल में डाल दिया जाता है 1987 में। अब अगला साल आता है 1988 का, और यही वो साल था जब सैयद सलाउद्दीन और यासीन मलिक जेल से रिहा होते हैं। जेल से रिलीज़ होने के बाद में यासीन मलिक इलीगली लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करता है, POK जाता है। POK जाने के बाद में JKLF के वहाँ पे पहले से कैंप्स मौजूद थे, क्योंकि पाकिस्तान की ISI अभी से नहीं, 1980s में नहीं, 70s से ही, जब UK से JKLF को बनाया गया था अमानुल्लाह खान और मकबूल भट्ट के द्वारा, तभी से ISI जो थी वो एक जो कश्मीरी एक सेपरेटिस्ट जो नैरेटिव था उसको पुश करती हुई, सपोर्ट करती हुई आ रही थी, जिससे कि भारत विरोधी जितनी गतिविधियां हैं वो हो सकें। यही हमेशा से पाकिस्तान ISI चाहता है। तो यहीं से जो JKLF के कैंप थे POK में, वहाँ पे जाके पाकिस्तानी ISI के
बैग पूरे वो कैंप थे, वहाँ पे फंडिंग, वहाँ पे असला बारूद सब कुछ पाकिस्तान का ऐसा ही प्रोवाइड करती थी। वहाँ पे जाके यासीन मलिक चुपचाप फंड अपनी जो ट्रेनिंग थी ये यहाँ से लेने लगता है। यासीन मलिक अब मिलिट्री ट्रेनिंग यहाँ पे लेता है, किस तरह से एक्सप्लोसिव्स चलाने हैं, बनाने हैं, वेपन चलाने हैं, तो ये सारी चीज़ें इसकी चलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसने एक और चीज़ देखी कि किस तरह से जो हवाला चैनल्स हैं वो काम करते हैं आईएसआई के, कैसे कश्मीर में आईएसआई पाकिस्तान जो है वो पैसे भेजता है जिससे कि एंटी इंडिया नैरेटिव जो है लगातार बढ़ाया जा सके। ये सारी चीज़ें यहाँ से करने के बाद यासीन मलिक ट्रेनिंग के बाद अपनी सीधा वापस कश्मीर आता है। कश्मीर इसे इस बार पाकिस्तान ने भेजा था प्रॉपर वेपन्स के साथ में, फंड्स के साथ में, यहाँ तक कि कश्मीर आने के बाद उसे ये तक पता था कि किस किस बड़े लीडर्स को, सेपरेटिस्ट लीडर को अपने साथ लेकर क्या ग्रुप बनाना है। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के आईएसआई के साथ, जेकेएलएफ के टॉप लीडर्स के साथ यासीन मलिक यहाँ पे बना के आया था। तो यासीन मलिक बेसिकली हुआ ये था कि जेकेएलएफ को इसने पाकिस्तान जाके ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, यही वो समय था जब सैयद सलाउद्दीन, जो यूसुफ शाह था, जो कि चुनाव हारा था, यूसुफ शाह जब यहाँ से जेल से निकला तो वो भी सीधा पाकिस्तान गया और वहाँ पे जाके उसने क्या किया आप सभी जानते हैं, जो हमने आपको बताया, हिजबुल मुजाहिदीन को बनाया। उसने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, वही हिजबुल मुजाहिदीन जिसने सालों तक, कई सालों तक भारत में कई सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जवानों के ऊपर हमला किया लगातार। बुरहान वानी भी हिजबुल मुजाहिदीन से था, अशफाक अहमद वानी और ये जो जितने भी सब्जार भट्ट थे, ये सब के सब जो बुरहान गैंग था वो पूरा हिजबुल मुजाहिदीन का ही था। तो ये जो था यूसुफ शाह, वो सैयद सलाउद्दीन आगे जाके बन जाता है, हिजबुल मुजाहिदीन उसने बनाया। अब आप ये देखिए कि यासीन मलिक पर आते हैं। ये जब वापस से आया ट्रेनिंग लेने के बाद में यहाँ पे, तो अब कश्मीर वापस आने के बाद इसने एक ग्रुप बनाया। वही वो पूरा एक स्ट्रैटेजी थी जो कि आईएसआई ने समझा कर भेजी थी। इसने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया हाजी ग्रुप, HAJY। इस पूरे ग्रुप में जितने भी जो अक्षर आपको इस नाम में देख रहे हैं HAJY, इनके जो असल में जो कुछ नाम थे 4 लोगों के, उनके नाम पर यह ग्रुप बनाया गया था। पहला था H, तो यानी हामिद शेख, अब्दुल हामिद शेख जो था वो पहला नाम था, उसके नाम से H लिया गया था। उसके बाद अशफाक मजीद वानी, इसके नाम से A लिया गया। जावेद अहमद मीर के नाम से J लिया जाता है और फिर फाइनली यासीन मलिक के नाम से Y लिया जाता है। तो ये जो हाजी ग्रुप था ये इनका बनता है। हाजी ग्रुप एक तरह से ऐसा वायलेंट ऐसा ग्रुप था जो कि पाकिस्तान के आईएसआई की पूरी फंडिंग के ऊपर काम करता था। कश्मीर के अंदर भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने का इसका काम था और अब ये इसको धीरे धीरे शुरू करता है यहाँ से। आप देखिए 1988 में जब ये आया है हाजी ग्रुप, इसके बाद ही जो इंसर्जेंसी का आप एक पीक देखते हैं कश्मीर में, वो यहाँ से बढ़ना शुरू होता है। और उसके पीछे कौन था? एक ही चेहरा, जो कि था यासीन मलिक। यासीन मलिक ने यहाँ पे आते ही भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर उनके खिलाफ गुरिल्ला वॉर शुरू किया। यहाँ पे हाजी ग्रुप को बनाया। हाजी ग्रुप ने अपने महज 6 महीने के अंदर ही एक बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया और ये हमला वो था जिसको कहते हैं कि इसके बाद ही ये एक इंट्रोडक्शन था कश्मीर इंसर्जेंसी का। यहीं से एक शुरुआत जो थी वो कश्मीर इंसर्जेंसी की हुई। ये हमला हुआ था 31 जुलाई 1988 को। आप में से काफ़ी कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर शहर के अंदर 2 बड़े बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। ये दोनों बॉम्ब ब्लास्ट जो थे वो एक किया गया गोल्फ कोर्स पर, गोल्फ कोर्स के एरिया में, और गोल्फ कोर्स के अलावा दूसरा किया जाता है टेलीग्राफ ऑफिस के गेट पर, एकदम गेट पर। और ये दोनों जगह ऐसी थी जो कि पब्लिक प्लेसेस थी, यहाँ पे बाकी लोग भी हुआ करते थे। तो ये ऑफिशियल शुरुआत कही जाती है कश्मीर इंसर्जेंसी की, क्योंकि यहीं से ये जो कनेक्शन था इनका निकलता है जेकेएलएफ से और हाजी ग्रुप से। हाजी ग्रुप पहली दफ़ा सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़रों के सामने आया कि भाई ये कौन सा एक ग्रुप आया है जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं कश्मीर के अंदर, श्रीनगर में, मेन श्रीनगर में, वो भी पब्लिक प्लेसेस में। यहाँ ये जो डैमेज था वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि कोई जो लोग थे उनकी यहाँ पे जो जान जो थी वो नहीं गई थी, वो सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन जो डैमेज था वो इस तरह से बहुत बड़ा था कि अब एक नैरेटिव सामने आके निकला और ये मैसेज गया आगे, जो कि चाहता था हाजी ग्रुप, जो कि चाहती थी पाकिस्तान के आईएसआई, कि अब ये जो स्ट्रगल है, जो एक तरह से सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, अब वो आर्म बेस्ड इंसर्जेंसी में तब्दील हो रहा है। अब हम अटैक भी किया करेंगे, अब हम आगे और बढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो नैरेटिव था वो अपना पाकिस्तान के आईएसआई ने हाजी ग्रुप के साथ, यासीन मलिक के साथ सेट करना यहाँ से शुरू कर दिया था। ये समय निकलता है, अगला साल आता है 1989। अब आप देखिए हाजी ग्रुप और जेकेएलएफ का, खासकर यासीन मलिक का, एक बहुत बड़ा एक ऐसा एक्शन जो कि आप सबने इसके बारे में सुना होगा, हमने एक डिटेल एपिसोड किया है, रुबैया सईद किडनैपिंग केस। 1989 8 दिसंबर का दिन आता है जब 23 साल की एक मेडिकल इंटर्न थी रुबैया सईद, उस समय एक यूनियन होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी, आज अगर आपने महबूबा मुफ्ती का नाम सुना होगा, उनकी बहन। तो रुबैया सईद जो थी वो श्रीनगर के लाल डेड अस्पताल में
अपना जो जॉब थी वो करती थी, इंटर्न की जॉब करती थी। 8 दिसंबर 1989 के दिन अपने घर पे लौट रही थी जब अचानक से नौगांव एरिया में, जिस मिनी बस में वो चढ़ती हैं, तो उस मिनी बस में ही नौगांव एरिया में JKLF के आतंकवादी ये जो मिलिटेंट्स थे, ये उस मिनी बस को रोकते हैं। गन पॉइंट पर रुबैया सईद को नीचे उतारा जाता है और इसके बाद जो प्रॉपर चार्जशीट बनी है CBI की, उसके मुताबिक ये था कि इसका प्लान बहुत पहले से कर लिया गया था। एक प्रॉपर ब्लू कार अरेंज की गई थी, उस कार में ही रुबैया सईद को जो फाइनल डेस्टिनेशन थी वहाँ पे सेफ हाउस में जाके लेके, हाँ, जो इनका घर था JKLF के मिलिटेंट्स का, वहाँ पे जाके रखा जाता है उन्हें। और ये जो पूरी प्लानिंग थी वो की थी यासीन मलिक ने। ये बाकायदा चार्जशीट में सामने आया है। यासीन मलिक वो इसमें रोल प्ले कर रहा था कि जहाँ पे इसने ही आइडेंटिफाई किया रुबैया सईद को। यासीन मलिक ही था जिसने बस से नीचे उतारा रुबैया सईद को, उसके बाद गाड़ी में बिठाकर जो खान गेस्ट हाउस था वहाँ पे जाके बंदी बनाया है, बंधक बनाया है। JKLF का खैर यहाँ पे जो क्लेम था वो ये था, और इसके पीछे भी यासीन मलिक का एक बड़ा नाम सामने आता है। जब इन लोगों ने ये कहा सरकार से कि रुबैया सईद को तब छोड़ा जाएगा जब 5 जो मिलिटेंट्स हैं जो जेल में जिनको डाल रखा है उन्हें जब आप छोड़ेंगे। इस रिलीज के जो नेगोशिएशन थे वो लंबे चलते हैं। फाइनली सरकार जो थी VP सिंह की सरकार JKLF की शर्तें मानती है, डिमांड उनकी मानती है, और 5 बहुत ही खुकार आतंकवादियों को एक तरह से रिहा कर दिया जाता है। रुबैया सईद का ये जो रिलीज रहा दोस्तों, इसमें यासीन मलिक का नाम तो खैर ऊपर बढ़ ही गया था, क्योंकि पाकिस्तान की ISI जो चाहती थी वो यासीन मलिक ने करके दिखाया था। जो उसके हाजी ग्रुप के लोग थे वो उसको अपना सबसे बड़ा लीडर मानने लगे थे। लेकिन यहाँ पे भारत के लिए एक सबसे मुश्किल और सबसे गलत समय वो इस तरह से रहा कि रुबैया सईद का जो सेफ रिलीज था, उसने JKLF की जो साइकोलॉजी थी, मेगा विक्ट्री एक तरह से वो उसको देखने लगे थे अपनी, कि हमने एक अपहरण किया और अपने 5 आतंकवादियों को छुड़ा लिया। यही जो पूरा प्रोसेस था वो आगे 1999 कंधार हाईजैकिंग तक गया है, जहाँ पे एक प्लेन को हाईजैक किया गया लश्कर तैयबा पाकिस्तान के ये जो आतंकी थे इनके द्वारा, और उसके बाद में 3 सबसे खुखार आतंकवादियों को छुड़ाया गया, जिसमें से एक मौलाना मसूद अजहर भी था। तो खैर ये आप देखिए कि इस तरह से यहीं से ये सब शुरुआत हुई थी रुबैया सईद किडनैपिंग केस से, जो कि की गई थी किसके द्वारा? यासीन मलिक के द्वारा। ये जो रुबैया सईद का केस रहा, इसमें जो प्रोसीडिंग्स हैं, ट्रायल जो है वो आज तक चला हुआ आता है कोर्ट में। इसका ये जो केस है लगातार अभी भी चलता है, और इनफैक्ट 2022 में रुबैया सईद खुद जम्मू कश्मीर की जो टाडा कोर्ट है उसमें अपीयर होती हैं, और वहाँ पे जब यासीन मलिक को भी कनेक्ट किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो यहाँ पे उन्होंने साफ तौर पर यासीन मलिक की तरफ इशारा करते हुए, अपनी उंगली उठाते हुए कहा कि यही वो आदमी था यासीन मलिक जिसने मुझे धमकी दी थी। ये मेरे उन अपहरणकर्ताओं में से एक है, इसने मुझे अबडक्ट किया था। यहाँ पे ये जो केस था प्रॉपरली सामने आता है, आइडेंटिफिकेशन होता है यासीन मलिक का, और इसी के बेसिस पर पहले भी जो चार्जशीट बनी, जो इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें यासीन मलिक का बड़ी एक भूमिका उसकी यहाँ पे इस पूरा अपहरण केस में सामने दिखती थी। खैर रुबैया सईद की जो किडनैपिंग हुई, वापस से 1990 में चलते हैं। आप देखिए कि 90 के जो वो इनफैक्ट 90 की शुरुआत होने वाली थी, 1989 का वो साल था। रुबैया सईद की जब किडनैपिंग हुई थी उसके कुछ ही दिनों के बाद में 4 नवंबर 1989 को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो आतंकवादी थे, इन लोगों ने श्रीनगर के हरी सिंह स्ट्रीट पर एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज थे नीलकंठ गांजू, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उनकी बीच बाजार ब्रॉड डे लाइट में हत्या कर दी। इस हत्याकांड में यासीन मलिक का नाम सामने आया। यासीन मलिक ने इनफैक्ट आगे जाके इसमें अपना जो गुनाह था उसको कबूला भी। उसने कहा कि हाँ, ये हत्या की गई थी, और क्यों की गई थी, क्योंकि 1968 में यही वो जज थे गांजू साहब, जिन्होंने मकबूल भट्ट को, JKLF के फाउंडर को, CID इंस्पेक्टर अमरचंद के जो मर्डर केस में उसमें डेथ सेंटेंस सुनाई थी। तो ये वो जज थे जिन्होंने मकबूल भट्ट को, जो कि इन लोगों का एक JKLF का चीफ हुआ करता था, फाउंडर हुआ करता था, तो उसको डेथ सेंटेंस सुनाई थी। तो इसी वजह से 1989 में आके यासीन मलिक ने और JKLF के आतंकवादियों ने, ये जो जज साहब थे, इनको बीच बाजार में गोली मारी। BBC के एक इंटरव्यू के अंदर भी यासीन मलिक इसको बाद में इस मर्डर में अपना इन्वॉल्वमेंट कबूल कर चुका है। आपको बता दिया जाए, खुद से अपना इन्वॉल्वमेंट कबूल कर चुका है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में तो निकल कर साफ सामने आ ही जाता। खैर इसी 1990 की शुरुआत में रावलपोरा में ये जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे, उनके ऊपर ये सबसे बड़ा हमला होता है। आप सोचिए कि ये जो हमला था इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स पर, कि AK-47 लेकर यासीन मलिक बैठा हुआ है 2 और लोगों के साथ में बाइक के ऊपर, और बाइक से आते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। जब ये एयरफोर्स के ऑफिसर्स के ऊपर इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग कर सकते हैं, तो बाकी जो लोग हैं वहाँ पे उनके साथ किस तरह का जुल्म ये JKLF के आतंकी करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई।
लेकिन ये जो 1990 में रावलपुरा में आईएएफ का जो एक हमला हुआ था आईएएफ के ऑफिसर्स के ऊपर, यहाँ पे ये डायरेक्टली एक सिग्नल था जेकेएलएफ का, यासीन मलिक का, भारतीय सेना को, कि अब ये जो भारतीय सेना है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं भारत की, वो भी हमारे टारगेट पे हैं, वो भी हमारे रडार पे हैं। रावलपुरा अटैक की जो ट्रायल थी वो बहुत लंबी चली। आप ये देखिए कि जो भी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं वो भी इस बीच में आए, स्टे लगे रहे लंबे समय तक इस पूरे अटैक की ट्रायल में। यासीन मलिक को बाकायदा प्रॉपर सजा होती है, अभी तक हो नहीं पाई थी इस पूरी ट्रायल के अंदर। प्रोसेस जो थे वो डिले होते रहे, जो प्रोसेस डिले होता है वो भी रहा। कई सालों तक ये केस लटका रहा, लेकिन इसके बाद में 2020 में एक दफ़ा सुनवाई हुई और इनफैक्ट 2024 में, अभी जनवरी के महीने में 2024 में हुआ क्या, इस केस के एक आई विटनेस थे, फॉर्मर आईएएफ स्टाफर थे आर राजेश्वर सिंह। वो खुद वहाँ पे उस दौरान 39 जवानों में मौजूद थे। आर राजेश्वर सिंह वो थे जिन्होंने खुद यासीन मलिक और उसके जो जिहादी थे इनके चलाई हुई गोलियों को अपने सीने पर खाया था। 4 गोलियां उनके शरीर पर लगी थी आर राजेश्वर सिंह के, लेकिन फिर भी उनकी किस्मत थी कि वो बच गए। इस फायरिंग में जो गोलियां लगातार उन्हें लगी, उस बीच में इन्हें भी, क्योंकि एक विटनेस की तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टाडा कोर्ट में जम्मू कश्मीर की अपीयर कराया गया, बुलाया गया। वहाँ पे इन्होंने साफ इशारा करते हुए यासीन मलिक की तरफ ये कहा कि यही वो मेन शूटर था, यही वो आतंकी था जो कि सामने उतरा है और इसने हमारे जवानों के ऊपर अंधाधुंध कलाशनिकोव से गोलियां चलाई हैं। खैर उस दौरान 1990 में 1990 में जब आईएएफ के ऊपर अटैक किया जेकेएलएफ ने, तो इसके बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी इस हाजी ग्रुप के ऊपर जेकेएलएफ के अपना शिकंजा कसना शुरू किया, इसे ख़त्म करना शुरू किया। और इसी के तहत 1990 में ही मार्च के महीने में जो इसका एक सबसे टॉप एक और कमांडर हुआ करता था, अशफाक मजीद वानी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार्च 1990 में इसका एनकाउंटर कर दिया, इसे मारा जाता है। और इसी के कुछ ही महीनों के बाद में अगस्त 1990 में यासीन मलिक भी इंजर्ड कंडीशन में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लगता है, इसे पकड़ा जाता है। 1990 में यासीन मलिक को पकड़ लिया गया था, पकड़ के सीधा इसको जेल में डाला जाता है। लेकिन इसके बाद जो अदालतों का सिलसिला था जो चलना शुरू हुआ, तो वो आज तक चल रहा है। आप देखिए कि टाडा के 30 से ज़्यादा ऐसे केसेस थे, मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस, जो कि चार्जेस जो थे वो यासीन मलिक पर लगे। रुबैया सईद किडनैपिंग केस में उसका नाम था, रावलपुरा आईएएफ अटैक में नाम था, जज कुंजू किलिंग में नाम था, इसके आगे जो कश्मीरी पंडितों के साथ में जो ज्यादती हुई कश्मीर के अंदर, उन्हीं की धरती पर उन्हीं के साथ में ज्यादती जो हुई उसमें नाम था। कई सारे वॉयलेंट इंसिडेंट में सरला भट्ट का जो एक केस हुआ उसमें इसका नाम था। हर केस में नाम था, लेकिन फिर भी जो ट्रायल थी वो लगातार आज भी चली हुई आ रही है। खैर उस समय क्या हुआ कि 1990 से 94 तक लगातार इसे जेल में रखा गया, कस्टडी में रखा गया। यही वो समय रहा 94 तक का, उन 4 सालों का, 90 से 94 तक का, जब कश्मीर में देखा गया कि अब जो मिलिटेंसी है या जो आतंकवाद है वो जेकेएलएफ से शिफ्ट होकर अब पाकिस्तान बेस्ड जो इस्लामिस्ट ग्रुप है, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद आगे आया बाद में जाके, इसमें इन सब की तरफ अब बढ़ रही है। यहीं से जेकेएलएफ से हटकर जो कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद था वो प्रॉपरली पाकिस्तान में दूसरे ग्रुप्स के हाथों में उसकी कमान जो थी वो दे दी थी। लेकिन इससे पहले तक पाकिस्तान क्या ऐसे ही प्रॉपरली जेकेएलएफ के ऊपर अपना दाव खेल रही थी, आप देखिए। खैर 1994 मई का महीना था, 4 साल के बाद जब बेल पर रिलीज किया जाता है यासीन मलिक को, इसे बेल मिलती है। इसके बाद एक ड्रामेटिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक अनाउंसमेंट करता है यासीन मलिक और कहता है यहाँ से कि अब से जेकेएलएफ जो है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है, वो एक इनडेफिनिट सीज फायर का ऐलान करती है। अब से हम वायलेंट तरीके नहीं अपनाएंगे, हम नॉन वायलेंट तरीके अपनाएंगे, हम गांधीयन हो चुके हैं, हम अब गांधीवादी विचारधारा पे, उस मेथड से कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। कश्मीर का जो स्ट्रगल है हमारा पॉलिटिकल स्ट्रगल, हम उसे गांधीवादी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अब जेकेएलएफ का यासीन मलिक उस समय टॉप कमांडर था, इसने ऐलान कर दिया जेल से निकलने के बाद। लेकिन इसका ये जो ऐलान था वो पाकिस्तान में बैठे जेकेएलएफ के फाउंडर अमानुल्लाह खान को नागवार गुजरता है। अमानुल्लाह खान ने यहाँ से क्या किया कि इस पर अपनी जो आपत्ति थी वो जताई यासीन मलिक के स्टेटमेंट पर। और इसी के बाद ये देखा गया कि 95 के एंड तक, साल 1995 के एंड तक आते आते जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट 2 अलग अलग फैक्शंस में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। एक फैक्शन था जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट करता था, एक वॉयलेंट फैक्शन जेकेएलएफ का, जो कि अमानुल्लाह खान जिसको संभाल रहा था, और दूसरा फैक्शन था जो यासीन मलिक, जेकेएलएफ वाई के नाम से जिसको जाना जाता था, जेकेएलएफ यासीन के नाम से। तो ये दरअसल एक गांधीवादी विचारधारा का मास्क पहने हुए था, लेकिन इसकी हरकतें वही थी जो हाजी ग्रुप वाली, जो इसकी हरकतें पहले की रही थी। जेल से आने के बाद यासीन मलिक कोई सुधरा नहीं था। ये आगे आपको पता चलेगा किस तरह से गांधीवादी मास्क पहनकर उस विचारधारा का मजाक उड़ाते हुए यहाँ पे यासीन मलिक ने अपना आगे लगातार वही हिंसक रूप जो है वो अपनाया है। इस बीच में
एक और चीज़ सामने आती है जो अब जाके रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है कि यासीन मलिक ने अपना एक एफिडेविट दिया था। 85 पेज करीबन का एफिडेविट था जो उसने दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया, और वो इसी दौरान की बात बताता है, साल 95 से लेकर 2010 के बीच तक की। यासीन मलिक का ये कहना था कि ये जो टाइम रहा है, इस दौरान में उसने 3 दशकों तक, वो 3 दशक कहता है, हालांकि ये पूरा सिर्फ 95 से 2010 के आसपास की ये बात इसने की है यहाँ पे। ये कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैक चैनल पीस टॉक्स के लिए यासीन मलिक एक सबसे बड़ा मोहरा बनकर सामने रहा है। उसका कहना था कि पीवी नरसिम्हा राव से लेकर वीपी सिंह, आई के गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर रहे, कश्मीर इशू पर उन्होंने यासीन मलिक के साथ मल्टीपल राउंड्स की बातचीत की है, उसे आगे रखा है पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए। उसके मुताबिक वो ये कहता है इस एफिडेविट में कि साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उनके एनएसए जो ब्रजेश मिश्रा थे, डीआईबी जो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो थे श्यामलाल दत्ता, और आईबी के स्पेशल डायरेक्टर अजीत डोभाल साहब, इन लोगों ने अलग अलग चैनल से, कॉन्फिडेंशियल चैनल से यासीन मलिक से संपर्क बनाया, उसके साथ में एंगेज किया। इनफैक्ट 2006 में आईबी के जो स्पेशल डायरेक्टर थे वीके जोशी, उन्होंने एनकरेज किया यासीन मलिक को मनमोहन सिंह सरकार के समय पर कि पाकिस्तान जाकर लश्कर तैयबा के चीफ से, हाफिज सईद से, और दूसरे जो पाकिस्तानी लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करे, उनसे बातचीत करे। यहाँ यासीन मलिक पाकिस्तान गया, उसका कहना है कि मनमोहन सिंह और ये जो वीके जोशी थे उनके कहने पर गया था, और उसके बाद में उसने मनमोहन सिंह को जाके जब बताया, और एनएसए उस समय एम के नारायणन थे, उन्हें जाकर जब इस मीटिंग के बारे में डिब्रीफ किया, डिटेल बताया, तो यहाँ मनमोहन सिंह ने उसे धन्यवाद कहा था, थैंक यू कहा था। ये वो हर जगह बोलता हुआ आता है। इनफैक्ट उसने अपने एफिडेविट के वर्जन में भी यही चीज़ें लिखी थी। तो उसका कहना था कि 95 से जेल से जब ये बाहर निकला, उसके बाद से 2010 तक ये यही सारी चीज़ें कर रहा था, इनफैक्ट सरकार के लिए काम कर रहा था। लेकिन एनआईए का इस पर कहना है कि यासीन मलिक ये सिर्फ एक झूठा एक कवर बना रहा है अपने लिए। असल में लगातार पाकिस्तान के अंदर उसका जो जाना होता था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी लश्कर तैयबा, हाफिज, ये जो है जैश है, हाफिज सईद है, मौला मसूद अजहर है, इन दो लोगों से जो इसका मिलना होता था, यहाँ पे खुद के अपने बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर रहा था, खुद के लिए फंडिंग किस तरह से ली जाए कश्मीर में अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए, इसका पूरा काम कर रहा था। तो इसके बाकायदा सबूत दिए एनआईए ने, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। खैर, इसी दौरान 2009 में यासीन मलिक की लाइफ में भी एक बहुत बड़ा चेंज आया था, क्योंकि उसने 2009 में रावलपिंडी की रहने वाली, पाकिस्तान के रावलपिंडी की रहने वाली ब्रिटिश बॉर्न एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट मुशाल हुसैन मलिक से शादी की। मुशाल हुसैन मलिक जो थी वो पाकिस्तान के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल, इंटेलेक्चुअल परिवार की एक बिलोंग करने वाली लड़की थी। इससे शादी की जाती है, और आपको ये भी बता दिया जाए कि मुशाल जो है वो इस समय पर पाकिस्तान में, इनफैक्ट 2025 तक, 2023 से 2025 तक पाकिस्तान के अंदर यासीन के रिलीज़ के लिए लगातार कैंपेन्स चलाती थी, पब्लिक कैंपेन उसने चलाए, और साथ ही साथ जो केयर टेकर एक सेटअप बना पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की स्पेशल एडवाइज़र ऑन ह्यूमन राइट्स भी मुशाल को बनाया गया था 2023 से 25 के बीच में। तो ये भी यासीन मलिक की लाइफ का एक अलग चैप्टर रहा है। अब बात करते हैं एनआईए की चार्जशीट की। देखिए, एनआईए की चार्जशीट जो है उसके मुताबिक यासीन मलिक का जो भी दावा है कि उसने भारतीय बैकडोर चैनल्स पर भारत के पाकिस्तान के साथ बातचीत कराई और ये सब चीज़ों में आगे रहता था, उसको एक मोहरे की तरह यूज़ किया गया, इन सारी बातों पर एनआईए ने इसे फॉल्स बताया, फेक बताया। एनआईए ने कहा कि यासीन का जो भी, एक तो ये जो सारा एक कवर है, दूसरी चीज़ उसका जो एक नॉन वायलेंस वाला जो गांधीवादी सोच का एक अपना कवर बताता है, ये फर्जी है, ये फेक है, क्योंकि यहाँ पे पर्दे के पीछे यासीन मलिक पाकिस्तान की आईएसआई, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद जैसे सारे रेगुलर जो आउटफिट्स थे उनसे रेगुलर कांटेक्ट में रहता था, उनसे फंड फ्लो जो था वो लेता था। और ये ऐसे ही हवा में बातचीत नहीं हो रही है, यहाँ पे बाकायदा प्रूफ के साथ में एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा कि पाकिस्तान हाई कमीशन से आ रहा जो टेरर फंड था, एक हवाला कंडक्ट नेटवर्क के थ्रू यासीन मलिक तक, सेपरेटिस्ट लीडर्स तक कश्मीर के अंदर पहुँचता था। इसमें सबसे बड़ा जो मेन काम करता था वो था बिजनेसमैन ज़हूर अहमद शाह बटाली, एक की ब्रोकर था इस बीच में। बटाली जो था वो लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद और हिजबुल चीफ सैयद सलाहुद्दीन का भेजा हुआ जो पैसा था वो JKLF के चेयरमैन यासीन मलिक को कश्मीर में देता था, जिससे कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कैलेंडर्स हैं, पत्थरबाजी है, उनमें ये पैसा लगाया जा सके, लड़कों को गुमराह करने के लिए लालच दिया जा सके, उन्हें पैसा दिया जा सके, जिससे वो पत्थरबाजी करें भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पर, हमारी भारतीय सेना पर। स्टोन पेल्टिंग लॉजिस्टिक यहाँ पे खरीदे जाते थे, उससे फ्यूनरल प्रोसेशन के लिए कोई भी जब ये आतंकवादी मरता है उसका
जो जनाजा निकाला जाता है कश्मीर के अंदर, वहाँ पे जो दंगे होते हैं, जो भीड़ मरती है, वहाँ पे भीड़ को बुलाने के लिए, वहाँ पे दंगा उकसाने के लिए ये जो फ्यूनरल प्रोसेशन थे, इन सब में उस पैसे को JKLF का चीफ जो चेयरमैन था यासीन मलिक, वो यूज़ करता था। ये सारी बातें यहाँ बताई गई NIA के द्वारा विद प्रूफ। 2016 में इनफैक्ट यही सेम चीज़ यासीन मलिक ने एक बार फिर की थी, जब बुरहान वानी का एपिसोड खत्म हुआ था। आपको पता है, हमने एक डिटेल वीडियो किया हुआ है बुरहान वानी को कैसे मारा था। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद में कश्मीर में जो वायलेंट अनरेस्ट हुआ, जो प्रोटेस्ट हुए, उस बीच में यासीन मलिक ने दूसरे सेपरेटिस्ट लीडर्स के साथ में मिलकर JRL बनाई, जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप। JRL जो बनाई गई, हर हफ्ते JRL के डिटेल प्रोटेस्ट कैलेंडर्स बनाए जाते थे। किस दिन मार्च करना है, किस दिन लॉकडाउन लगाना है, किस दिन स्कूल्स को बंद रखना है, किस दिन रोड ब्लॉक करनी है, ये सारी चीज़ें JRL के द्वारा की गई। इसका चीफ यासीन मलिक ये सारी जो एंटी इंडिया एक्टिविटी थी ये सब करता था। और मेन इसका रीज़न क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि इस सरकारी मशीनरी को पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि भारतीय सरकारी मशीन को पैरालाइज कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में, दुनिया के सामने ये दिखाया जा सके कि कश्मीर जो है वो कम्प्लीटली अनगवर्नेबल है। समय के साथ यासीन मलिक का ये जो एक नकाब था वो उतरने लगा था। जो उसने एक गांधीवादी विचारधारा को अपनाने की बात कही थी, ये झूठ उसका ख़त्म होने लगा था। और 2019 आते आते फाइनली मार्च के महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने JKLF का जो यासीन फैक्शन है, JKLF-Y को UAPA के तहत बैंड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। यहाँ पे इसको आतंकी संगठन घोषित किया जाता है। रीजनिंग ये दी गई थी कि ये एक आउटफिट है जो कि टेरर एक्ट्स कंटिन्यूसली करता हुआ आ रहा है, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, भारत विरोधी सारी गतिविधियों में इन्वॉल्व है। कश्मीर में मल्टीपल वायलेंट वेव जो हैं वो इसी की वजह से आई हैं, JKLF और JKLF के चीफ यासीन मलिक की वजह से। रिकॉर्ड पे ये भी नोट किया गया भारत सरकार के द्वारा कि 1994 में जो सीज फायर का ऐलान किया था JKLF-Y ने, कि यासीन मलिक ने जब कहा था कि अब हम नॉन वायलेंट हो जाएंगे, अब हम गांधीवादी विचारधारा के साथ आगे काम करेंगे, JKLF-Y ने इसकी इंटरनेशनल जो ब्रांचेस थी, उन्होंने 50 से ज़्यादा देशों में अलग अलग जगह इस दौरान भी लगातार 1995 के बाद से फंड रेज किए हैं इन्हीं वॉयलेंट एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये एक पूरा इसका क्लियरली विजिबल था कि ये जो प्योर गांधीयन उसकी एक क्लेम था वो फर्जी था, वो फेक था। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब समय आगे बढ़ता है, 2022 आता है। 19 मई को अदालत ने सारे चार्जेस जो थे यासीन मलिक के ऊपर, इन सारे चार्जेस में उसको कन्विक्ट करते हुए, उसको गुनहगार पाते हुए, एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन का लीडर वो था, वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया, ये सारे चार्जेस उसके ऊपर लगे हुए थे, इन सब में इन्वॉल्व था। टेरर फंडिंग नेटवर्क को एक्टिवेट करता था, उसको ऑपरेट करता था, पैसा लेके पाकिस्तान से, ISI से भारत के विरोध में सारी गतिविधियाँ जो कश्मीर है वहाँ पे चलाता था। और इसी के तहत 25 मई 2022 को अदालत ने अपना एक सेंटेंसिंग ऑर्डर सुनाया यासीन मलिक को लेकर। उन्होंने 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सज़ा सुनाई, कई अलग अलग 10-10 साल की इम्प्रिजनमेंट की, जेल की सज़ा सुनाई यासीन मलिक को, जो कि यहाँ पे मोस्टली कॉन्करेंटली चलनी थी, इसके साथ ही साथ में सारी सज़ाएँ चलती। इसके अलावा जब ये सारी सज़ा सुना दी गई तो यासीन मलिक को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। लेकिन यहाँ अब NIA सामने आती है। अगले ही साल NIA ने 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की कि यासीन मलिक जैसे एक आतंकी को, एक इस तरह के सेपरेटिस्ट लीडर को जिसने सिर्फ भारत विरोधी गतिविधियां सारी की हैं, इसे सेक्शन 121 IPC के अंडर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के स्टैंडर्ड पर इसका जो केस है उसे लेना चाहिए और इसे कैपिटल पनिशमेंट दी जानी चाहिए, इसे मौत की सज़ा दी जानी चाहिए। 28 जनवरी 2026 को हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने NIA की इस पूरी जो अपील थी इसको देखा, उसको सुना। इसके बाद में एक रीजॉइंडर फाइल करने के लिए NIA को कहा। NIA ने कुछ ही महीनों के अंदर, इनफैक्ट 22 अप्रैल 2026 को अपना रीजॉइंडर भी फाइल किया। और इसके बाद फिलहाल जो ये केस जो चल रहा है लगातार, वो ये चल रहा है कि अब यासीन मलिक को डेथ पेनल्टी होगी या नहीं, क्योंकि NIA लगातार ये अपील कर रहा है। NIA के साफ तौर पर ये कहना है कि पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन के साथ मिलकर आज तक हज़ारों जो लोग जिनकी जानें गई हैं, सैकड़ों हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं जो वीरगति को प्राप्त हुए, इन सब के पीछे यासीन मलिक है। इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में गिना जाना चाहिए और इसके बाकायदा प्रूफ्स NIA ने दिए हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो चल रही है, CBI की जांच, NIA की जो चार्जशीट, इन सब में रुबैया सईद किडनैपिंग केस, सरला भट्ट मर्डर केस, जो IAF के रावलपुरा में अटैक हुआ था हमारे सिक्योरिटी पर्सनल पर, ये सारे जो अटैक हैं इन सबको कंबाइन करके अलग अलग जो जांच पड़ताल है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब इनके भी ट्रायल जो हैं वो फाइनल अपने फेज़ में आ चुके हैं। तो यासीन मलिक के ऊपर जो एक तरह से अब शिकंजा है वो प्रॉपरली कसा गया है।
फाइनली अब देखना ये होगा कि 2025 में भी जनवरी में अभी ये जो सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनेक्ट कराया गया था जम्मू कश्मीर टाटा कोर्ट में, और उसके बाद वहाँ पे भी ये पूरी सुनवाइयाँ चली थी। अब देखना ये होगा कि ये जो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, एनआईए लगातार मांग कर रही है यासीन मलिक को फांसी दी जाए, यासीन मलिक को मौत का सज़ा दी जाए, इसमें आगे क्या होता है। हाल फिलहाल में सिचुएशन ये है कि यासीन मलिक अभी भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी प्रिजन में, हाई सिक्योरिटी वार्ड में मौजूद है। मल्टीपल लाइफ सेंटेंस अपनी लगातार काट रहा है, और एक समय पर तो इसने ये भी कह दिया था बीच में कि मैं फास्ट पर बैठा हूँ अपनी मौत तक, फास्ट अनटू डेथ। ये इसने अनाउंसमेंट किया था ये कहते हुए कि 1994 में जब मैंने सीज फायर किया था तो दिल्ली ने मुझे ये कहा था कि मेरे सारे पुराने केसेस हटा दिए जाएंगे। हालांकि इस तरह के जो गुनहगार होते हैं, जो आतंकी होते हैं, ये भूल जाते हैं कि तमाम लोगों का जिनका इन्होंने कत्ल किया, जो कत्लेआम फैलाया, क्या इन्हें ऐसे ही माफ़ कर दिया जाना चाहिए, और ऐसा इन्हें क्यों लगता है कि इन्हें माफ़ी मिलनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये आज का हमारा एपिसोड था यासीन मलिक के ऊपर, किस तरह से 14 साल की उम्र से भारत विरोधी पार्टी बनाता है, JKLF का चीफ बनता है, और आज के समय पर जाके जो भी बड़ा केस हो कश्मीर से रिलेटेड उसमें यासीन मलिक का नाम जरूर सामने आता है। आप लोग बताइएगा कि आखिर क्या होना चाहिए यासीन मलिक के साथ में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और अब अगले एपिसोड में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए दीजिएगा नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, making India smarter and better.